नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो वितान टैक्स हैं उस टैक्स में पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है जूझ। और इसमें हम कई प्रश्नों का समाधान आपके सामने रख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो देखिए वीडियो, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो उसके जवाब में देखिए क्या है कि पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। क्या करना है? संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी में के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक क्या करना चाहता था? लेखक पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उस स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का उद्देश्य दे दिया। क्या थी उनकी? पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसको एक नया जीवन दे दिया, कुछ उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें रखी थी उनका क्या किया? तो उनका उन्होंने पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने भी जाता। फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और क्या हुआ? वो सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सांदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना क्या किया? प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं देखने मिलती है। अब देखिए सवाल नंबर 2, वो क्या है? सवाल 2 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो अब देखते हैं उसका आंसर क्या है। तो मराठी के अध्यापक सांदलकर कविता के अच्छे क्या था? रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में स्वस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लता पर क्या किया? कविता लिखी और उसका वाचन किया। तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सटीक था। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें क्या हुआ? आत्मविश्वास पैदा हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, वो आपके सामने है। श्री सांदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में क्या लगाई? रुचि लगाई। तो देखिए उनका आंसर क्या है। मास्टर सांदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता और वह एक कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताओं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एकांत गाकर सुनाते थे, फिर भी बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते, बीच बीच में अपनी कविता भी पूरे हाव भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनाते थे कि लेखक भाईभोर भी हो जाता था। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार भी किया था। उन्हें अलंकार छंद का ज्ञान कराया था। अलग अलग कविता संग्रह देकर काव्य विद्या से क्या किया था? परिचित कराया था तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था, जिससे वह धीरे धीरे कविता लिखने में कुशल होकर क्या हुआ? प्रतिष्ठित कवि बन गया। क्या होगा? प्रतिष्ठित एक कवि बन गया। अब देखिए सवाल नंबर 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? देखिए उसके आंसर आपके सामने है, क्या हुआ? तो उत्तर है कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय
खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय और कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय व नृत्य भी करता था। अब देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने रखता हूँ। ये सवाल नंबर 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। तो देखिए उनका आंसर क्या है। लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बना जा सकता है। दत्ता जी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन शॉर्ट की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ता की राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाइए। ये देखिए आंसर आपके सामने है। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते या उनके सामने बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते। उधर न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। ये है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस जो पाठ है आपके सामने है, पाठ नंबर 2 जूझ। तो इस पाठ का जो समाधान है, यानी कि जो अभ्यास का प्रश्नोत्तर है, मैंने आपके सामने रखा है। तो आपको अगर मेरा इस वीडियो पसंद आया है तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में उनको शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।